लालू के पुत्र तेजस्वी यादव की नई राजनीति शुरू ही हो रही थी और नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा ग्रहण लगा दिया। वो जेपी का आंदोलन इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि उस आंदोलन जैसा ही हो। राजद के साथ जाने के दौरान भी नीतीश कुमार की असहजता कम नहीं हुई, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं लेकर आइएगा तब तक आप असफल ही कहलाएंगे। दिल्ली से खबर आ रही है कि केजरीवाल और मायावती, ममता बनर्जी, इन सब को इस जगह पर इकट्ठा करने की तैयारी शुरू हो गई है। जब आप किसी गठबंधन में होते हैं, किसी अरेंजमेंट में होते हैं, तो किसी भी आपके एक्शन का बड़ा कास्केडिंग इफेक्ट होता है। आप कोई फैसला लीजिएगा तो उस फैसले से दूसरे का फैसला कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रभावित होता है और उससे फिर एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होता है जो कई फैसलों को प्रभावित करता है बहुत दूर तक। ये इनफाइनाइट तक चल सकता है। राजनीति और रसायन शास्त्र में ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है। नमस्कार, स्वागत है आपका पंचनामा में। यहाँ खबरों की चीरफाड़ होती है और खबरों की तह तक पहुंचकर आपको विशेष तौर पर जो बीमारी होती है उसका इलाज करके दिखाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो ऑर्गेनिक लाइफ जीने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कुछ दिनों तक, उस कड़ी में आज मैं फिर गांव के बीच मौजूद हूँ। और ये पीछे मेरे एक बड़ा विचित्र, ये पेड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक पेड़ में 3 पेड़ हैं। आप तने की तरफ देखिए इस पेड़ के और महसूस कीजिए, इसमें पीपल, पाकड़ और बरगद है। 3 ऐसे पूजनीय वृक्ष जो हमारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है, खासतौर पर सनातन का, और ये तीनों इसी एक पेड़ में है। ये भाजपा की रणनीतियों की तरह भी है कहीं ना कहीं, जिसमें भाजपा कुदाल चलाने की कोशिश कर रही है, कुशवाहा, दलित, लौ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के नए संसद का उद्घाटन करके जहां एक तरफ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है भाजपा के हिसाब से, वहीं राजद को लगता है कि ये तो कब्रगाह कूद गई है। अब ये कब्रगाह राजद की खुदी है, भाजपा की खुदी है, या लोकतांत्रिक मूल्यों की, या भारत के जो राजनीतिक इतिहास है उसका, ये समय बताएगा। क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार, कांग्रेस, सभी ये कह रहे हैं कि ये जो छेड़छाड़ इतिहास के साथ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इसका हिस्सा हम नहीं बन सकते हैं। हालांकि 20 दलों ने बहिष्कार किया है, लेकिन कई दल विपक्ष के पहुंचे भी हैं। इस आयोजन से अब अपनी जो नज़र है उसे हटाकर बिहार की राजनीति की तरफ वापस लाते हैं। फोकस को बदलने नहीं देना है, फोकस को वहीं रखना है, बिहार की राजनीति पर। एक गठबंधन बना, नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाया, चलती हुई सरकार को रोका, तोड़ा और फिर एक फैसला किया कि अब हम राजद के साथ जाएंगे। राजद के साथ जाने के दौरान भी नीतीश कुमार की असहजता कम नहीं हुई है। नीतीश पर उतना ही दबाव है जितना कि भाजपा के साथ गठबंधन के दौरान था। नीतीश कुमार भाजपा को तो छोड़ाए, लेकिन उस बैगेज को नहीं छोड़ पाए जिसमें भाजपा या उनका कोई भी मजबूत सहयोगी उनसे उनकी कुर्सी मांगता है। हालांकि राजद बहुत स्वाभाविक है, राजद ने और तेजस्वी यादव ने काफी सहनशीलता का परिचय दिया है। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से कई नेता ये बात कह चुके हैं। मंत्रियों ने, जो कैबिनेट है नीतीश कुमार का, उसमें राजद कोटे के कई मंत्रियों ने कहा। सुधाकर सिंह तो आज तक कह रहे हैं कि नीतीश तो उस लायक ही नहीं है, मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं, भाजपा की बोली बोलते हैं। कई प्रवक्ताओं ने कहा, भाई वीरेंद्र ने कहा उनकी छुट्टी हो गई। तो निश्चित तौर पर राजद अपनी तरफ से वेटिंग गेम और पेशेंस का पूरा परिचय दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार की नैतिकता का क्या? राजनीति में वक्त का तकाजा होता है, फैसले लेने होते हैं। आपको यदि ऐसे वक्त में, जब आपको भाजपा दबाव के अंदर रखी हुई थी, भाजपा आपको लगातार असहज रखी हुई थी, किसी ने हाथ बढ़ाकर आगे स्वीकार किया, तो वो लालू और तेजस्वी हैं। मैं तो लालू से कहीं ज्यादा तेजस्वी कहूंगा, क्योंकि लालू यादव को याद होगा वो जख्म जो नीतीश कुमार ने आज से 17-18 साल पहले दिया था। जंगल राज की रट लगाकर नीतीश कुमार ने लालू यादव को सत्ता से दूर कर दिया। जब 15 में नीतीश कमजोर हुए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी उन्होंने की, फिर लालू यादव के दरवाजे पर मस्तक टेका उन्होंने, फिर लालू ने स्वीकार कर लिया। लेकिन 2017 में लालू यादव को जो झटका दिया नीतीश कुमार ने, उसके बाद वो स्वीकार कर योग्य नहीं थे। लालू के पुत्र तेजस्वी यादव की नई राजनीति शुरू ही हो रही थी और नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा ग्रहण लगा दिया, ये कहकर कि भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते नीतीश कुमार। नीतीश ये भी कह सकते थे कि तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है, जैसा कि आजकल कहते हैं। ललन सिंह तो आज नैतिकता के हर तकाजे को पार कर गए हैं। एक सभा के दौरान ये कह रहे थे कि आदर्श है लालू यादव, तेजस्वी यादव। वही ललन सिंह है जिन्होंने केस कराया था, जिन्होंने लालू यादव को फंसाने का काम किया, जिन्होंने
तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब में मामला बनाया था। खैर, राजनीति ऐसी ही है, लोग कहते कुछ और हैं और बदल जाते हैं। एक शब्द है दोगला, लोग इसे राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खैर मैं तो परहेज करूंगा ऐसे किसी शब्द से। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि भाजपा भी दूध की दूली नहीं है। भाजपा भी कहती कि और कुछ और करती कुछ और है। देखिए, देश के एक बड़े फैसले का कहीं ना कहीं जो एक झटके में कर लिया गया कि जो सोंगोल बदला, जो सम्राट अशोक के स्तंभ को हटाकर सोंगोल रख दिया गया, इससे बिहार के एक बहुतायात जनसंख्या को, बड़ी जनसंख्या, खासतौर पर जिस जनसंख्या को भाजपा भुनाकर अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। निश्चित तौर पर इससे भाजपा की चुनावी रणनीतियां प्रभावित होंगी। आरसीपी सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान को, सम्राट चौधरी को, इन सब को लाने का मकसद क्या है कि दलित पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है वो आपको स्वीकार करे, जो अब तक आपको नहीं कर पाया है। आपने नित्यानंद राय को बिहार में जिम्मेवारी दी, आपने भूपेंद्र यादव को बिहार में जिम्मेवारी दी, आपने उन्हें मंत्री तक बनाया, बदले में आपको यादव वोट नहीं मिला। ये साबित करता है कि यादव आपके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। आपने फिर नैरेटिव बदला, आपने फिर ओबीसी के एक बड़े वोट बैंक को, लव कुश को जिनकी से छटक रहा था, उसको अपने पाले में करने की कोशिश की। रणनीतिगत तरीके से आप सफल हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं लेकर आइएगा तब तक आप असफल ही कहलाएंगे। और ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है, ये एक्सपेरिमेंट ही रह जाएगा। अब आते हैं बिहार के उस फैसले पर, उस खबर पर, जिसको लेकर मैं बार बार कह रहा हूं कि नज़र सब पर रखिए, लेकिन यहाँ विशेष रखिए, क्योंकि बिहार में ही सब कुछ बदलने वाला है। 15 अगस्त आएगा, फिर नीतीश कुमार ही झंडा फहराएंगे क्या? नहीं, फैसला हो रहा है। जो एक नैरेटिव पिछली बार रखा गया था कि फिर से पुराना जो समता पार्टी का एक दौर था जिसमें सभी को एक साथ लाया गया, सभी समाजवादियों को, वैसा ही एक दौर लाया जाए। इसकी शुरुआत भी बिहार से ही की जाए। जदयू और राजद को एक कर दिया जाए, एक पार्टी बनाई जाए, और उस पार्टी के तहत बड़े बड़े चेहरों को लाकर भाजपा के सामने एक बड़ा चुनौती प्रस्तुत किया जाए। नीतीश कुमार उस बड़े पार्टी में किस तरीके का रोल चाहते हैं, ये नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। ललन सिंह ने कह दिया है कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे तैयारियां चल रही हैं। और यदि ये तैयारी पूरी हो जाती है तो निश्चित तौर पर इसके आगे क्या होगा ये आपको पता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी तैयारी बिहार में हो रही है। इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, दरअसल वो एक रणनीति के तहत एकजुट हो रहा है। वो चाह रहा है कि बड़ी तैयारी करके नरेंद्र मोदी और भाजपा को चुनौती दी जाए और 24 में जो रिजल्ट है उसको पलट दिया जाए। तो 24 के रिजल्ट को पलटने के लिए भाजपा के सामने एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी विपक्ष को। ये छिटपुट घटनाएं, कफन ट्वीट कर देना सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के साथ, ये कहीं ना कहीं अति है, जिस अति से सभी को परहेज करना चाहिए। अब क्या है कि अब विपक्ष की एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार जो पूरे देश भर में घूमे हैं, उसका शोडाउन होना है। पहला सेमेस्टर टेस्ट, पहले सेमेस्टर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा जो सभी की नज़र होगी कि भाई नीतीश सफल होंगे कि नहीं होंगे, वो ये है कि नीतीश कुमार विपक्ष के बड़े चेहरों को बिहार लेकर आए, बिहार में एकजुट करें और बिहार में एक बड़ा मंच बनाएं, जिस मंच पर केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती, साउथ के नेता केसीआर, अकाली दल, केजरीवाल के सहयोगी भगवंत मान, ये सभी आए। और इन सभी के एकजुट होने से जो मैसेज जाएगा राष्ट्रीय राजनीति में, वो जेपी के आंदोलन इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि उस आंदोलन जैसा ही होगा। अगर देश अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है तो आपातकाल जैसी तैयारियां भी करनी होंगी। ऐसे में बिहार में जेपी के आंदोलन को फिर से रिवाइव करने के लिए नीतीश कुमार को बिहार में विपक्षी एकजुटता की एक बड़ी नींव रखनी होगी और इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जून से जुलाई के बीच में बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम के तहत विपक्षी एकजुट होंगे। जो पूर्णिया में रैली हुई थी उससे कहीं बड़ी रैली बिहार में की जाएगी। इस रैली को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली से खबर आ रही है कि केजरीवाल और मायावती, ममता बनर्जी, इन सब को इस जगह पर इकट्ठा करने की तैयारी शुरू हो गई है। केजरीवाल ने समय दे दिया है और ये सब कुछ जून से जुलाई के बीच होना है, यानी जुलाई के पहले हफ्ते तक एक बड़ी रैली देखने को आपको मिल सकता है। जून के लास्ट में भी देख सकते हैं। इस तैयारियों के हिसाब से यदि विपक्ष की बड़ी रैली हो जाती है
तो आप मान कर चलिए कि उस रैली के तुरंत बाद नीतीश कुमार, जो रैली का फलसफा होगा, जो रैली से एक रिजोल्यूशन निकलेगा, किसको जिम्मेवारी दी जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर, कौन चेहरा होने जा रहा है, विपक्ष में कांग्रेस का रोल क्या होगा, नीतीश कुमार किस अधिकार से विपक्षी एकजुटता करेंगे, और बदले में अगर समुद्र मंथन होता है तो विष निकलेगा, उसे कौन पिएगा। अमृत तो सभी चाहते हैं, ये तय है। तो उस अमृत का विभाजन कैसे होगा, उस अमृत का विशेष पात्र कौन होगा, ये सारी चीज़ें उस मंच से पहले तय कर ली जाएंगी और उस मंच पर कहीं ना कहीं घोषित की जाएंगी। अगर उस मंच पर ये घोषणा करने में विफल रहते हैं तो कायदे से जो समय बचा है उस समय में सभी अपने अपने राज्य में भाजपा को अकेले रोकने की तैयारी करेंगे। कोई बड़ी अगर जीत हो जाती है ना अप्रत्याशित, तो फिर उसे एक जगह लाया जाएगा और फिर उसे जोड़कर देखा जाएगा कि क्या कोई कॉमन अरेंजमेंट बन सकता है। उस आधार पर फिर सरकार बनाने या भाजपा को रोकने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन बिहार पर इसका असर क्या पड़ेगा? दरअसल बिहार पर इसका असर ऐसे पड़ेगा कि बिहार में सत्ता का हस्तांतरण अगस्त में हो जाएगा। चीज़ें अगर दुरुस्त रहीं, अगर लालू यादव का दाव सही रहा, ललन सिंह ने सही ढंग से उस दाव को चला, तो आने वाले वक्त में आप तेजस्वी यादव को 15 अगस्त को बिहार में झंडा फहराते देख सकते हैं।